as of now? No, sir. Okay. Rishi, welcome, Sir, yeah. Rishi. Hello, sir. Ah, Evening, all. good evening, good evening. So, Take on, shall we take on. start? Yes, yes, yes. Okay, 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 okay. आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ, हाँ, तो ये रीडेबल है for a हाँ, valid marriage and the flow chart. हाँ, Okay, readable. okay, sir. Then I'll continue from here. Okay. So yeah, hello everyone. Last class में हमने करा था conditions for a valid marriage. Section 5 बताता है conditions for a valid marriage. हमने देखा कि 5 conditions है. This section prohibits bigamy that promotes monogamy. Second, consent, unsound of mind, unsoundness of mind नहीं होना चाहिए, insane नहीं होना चाहिए. Third, age वाला था. Fourth, Sapinda relationship, and fifth is prohibited relationship. Right. So first आज हम लोग करेंगे फ्लो चार्ट पे आप देख सकते हैं कैपेसिटी टू मैरी वर्सेस मोनोगैमी. दैट इज 5. एक सेकेंड आई गॉट ओके ओके that is 5 subsection 1. We'll start with monogamy and bigamy. तो जैसे कि हम I'll just show you Hindu Marriage Act. Yes, I think it is visible. So section 5, conditions for a Hindu marriage. A marriage may be solemnized between any two Hindus in the following conditions are fulfilled. Namely, the utmost importance is that the person should be Hindus. अगर दो हिंदू हैं तभी वो हिंदू मैरिज एक्ट में गवर्न होंगे, अदरवाइज नॉट. तो ये जो है आप लोग बेर एक्ट में अंडरलाइन करके एक छोटा सा केस लॉ है, बस उसमें नाम लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो बिटवीन एनी टू हिंदूज, तो इसमें एक केस लॉ है गुलीपिली सोवरिया वर्सेस बंधारुई पावनी. आई विल टेल यू द स्पेलिंग, आप लोग लिख लीजिए. पार्टी शुड बी हिंदू. गुलीपिली GULLI. यस यस. वो जो है ना यहाँ पे जो है ना मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ. एनी टू हिंदू, यहाँ पे स्टार मार्क देके आप लोग लिख लीजिए कि पार्टीज को हिंदू होना जरूरी है, दोनों पार्टीज को, अदरवाइज वो लोग हिंदू मैरिज एक्ट में गवर्न नहीं होंगे. तो यहाँ पे एक केस लॉ है जो एग्जाम में आता है, वो आप लिख लीजिए, जिसका नाम है गुलीपिली सोवरिया. GULLIPILLI सोवरिया SOWARIA RAJ वर्सेस बंदारू BANDARU पवनी PAVANI 2009 सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें ये हेल्प किया गया था कि essentially the foremost requirement is that the party should be Hindu. उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं सब क्लॉज 1 and 2 and further. ठीक है. So now the first clause, neither party has a spouse living at the time of marriage. Neither party, दोनों में से किसी का भी नहीं, कोई भी स्पाउस लिविंग होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज. ठीक है. तो ये क्या, तो दिस सेक्शन देखो, जब 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाई हुआ तो एक एम था कि विल प्रोहिबिट बायगमी, क्योंकि बिफोर कोडिफिकेशन बायगमी वाज अ जनरल रूल. जो बायगमी मतलब एक वाइफ और एक हस्बैंड एंड मेनी वाइफ. बायगमी एक रूल था. हमने बहुत सारे राजाओं को देखा है कि उनकी बहुत सारी वाइफ होती थी, और तो बाइगमी को प्रोहिबिट करना था. इवन पॉलीएंड्री को भी प्रोहिबिट करना था. पॉलीएंड्री इज वन हस्बैंड एंड मेनी वाइफ. तो पॉलीएंड्री इज वन वाइफ एंड मेनी हस्बैंड. बाइगमी एंड पॉलीएंड्री, ये दोनों को प्रोहिबिट करना था. इसीलिए लेजिस्लेचर ने ये कोडिफाई किया, और इनका एम ये था कि हम लोग बाइगमी और पॉलीएंड्री प्रोहिबिट करेंगे और हम लोग प्रमोट करेंगे क्या, मोनोगैमी. ठीक है. तो इसमें क्या था, इसमें ये बताता है कि नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो और इसका कॉन्सिक्वेंसेस दिया है, अगर इन केस इफ यू गेट मैरिड when you have a spouse living, इसका कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है सेक्शन 11.
वो आपके मैरिज को वॉइड कर देता है, ठीक है। बट अब इसमें एक केस लॉ है, अब मैं आपको केस लॉ के थ्रू समझाती हूँ क्या है इसका पूरा। तो एक केस लॉ है, वो लिख लीजिए, रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा, रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र डागा, रमेश चंद्र राम प्रताप जी डागा वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र डागा, 2005 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या हुआ था कि एक वाइफ थी, एक हस्बैंड था। तो वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ा और वाइफ ले, लेकिन डिवोर्स डिक्री के लिए कोर्ट वो प्रोसिक्यूट नहीं किया हस्बैंड को डिवोर्स डिक्री के लिए। रैदर देन वाइफ ने क्या किया कि अपने जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती थी, उस कम्युनिटी में एक कस्टम प्रिवेलेंट था जिसको चोर चिट्ठी का कस्टम कहते हैं। तो उसमें क्या था, एक चोर चिट्ठी, एक लेटर होता है बेसिकली, वो महेश्वरी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो चोर चिट्ठी आप एग्जीक्यूट करा के हस्बैंड को दे दो, और अकॉर्डिंग टू देम वो एक वैलिड फॉर्म ऑफ डिवोर्स है, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम। हमने ये पढ़ा था कि कस्टम प्रिवेल करते हैं। अनटिल अनलेस आपका कस्टम नहीं है तो एचएमए प्रिवेल करेगा, बट अगर आपका कस्टम वैसा कह रहा है तो योर कस्टम विल प्रिवेल, बट कस्टम शुड बी स्टैब्लिश्ड, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, वाइफ ने चोर चिट्ठी एग्जीक्यूट करा दी और वो हस्बैंड को दे दिया। उस हस्बैंड को देने के बाद वाइफ कॉन्ट्रैक्टेड सेकेंड मैरिज, और सेकेंड मैरिज से डॉटर वाज बिगॉटन बाय द वेडलॉक, ठीक है। लेटर डॉटर उनकी हुई, लेटर ऑन वाइफ ने अलेज किया सेकेंड हस्बैंड पे दैट ही इज इल ट्रीटिंग हर एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने एक पिटीशन डाला फैमिली कोर्ट में अबाउट जुडिशियल सेपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और एट द सेम टाइम सेकेंड हस्बैंड ने ये एलेज किया कि नहीं, मेरी इसके साथ तो मैरिज नल है, क्योंकि जब मेरी इनके साथ मैरिज हुई थी तब उनका जो पहला मैरिज था वो सबसिस्ट कर रहा था। ये समझ में आया? ये इसके फैक्ट समझ में आए आपको? नहीं मैम, इसको रिपीट फिर से एक बार कर दीजिए तो। ओके ठीक है, मैं समझाती हूँ। तो पहले एक वाइफ है, एक हस्बैंड है। पहले उनके बीच में शादी हुई, लेकिन कुछ टाइम के बाद वाइफ ने उस हस्बैंड को डिवोर्स के लिए कोर्ट जाके प्रोसिक्यूट नहीं किया, रादर देन वाइफ ने अपने कस्टम के अकॉर्डिंग उनको एक चोर चिट्ठी दिया। चोर चिट्ठी उनके कम्युनिटी में अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स था कि आप अगर चोर चिट्ठी एग्जीक्यूट करा लेते हो तो आपका डिवोर्स हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, वाइफ के कस्टम के अकॉर्डिंग। चोर चिट्ठी हस्बैंड को दे दिया, हस्बैंड ने वो एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज फाइन, हो गया। चोर चिट्ठी देने के बाद वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने जाके सेकंड मैरिज कर ली। सेकंड मैरिज हो गया, उससे उनकी एक डॉटर हो गई, यहाँ भी क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद, आफ्टर द डॉटर वाज बोर्न, कुछ टाइम के बाद वाइफ अपने दूसरे हस्बैंड पे एलिगेशंस लगाती हैं दैट उनके दूसरे हस्बैंड उनको इल ट्रीट कर रहे हैं। तो वो कोर्ट जाकर एक पिटीशन फाइल करती हैं फॉर जुडिशियल सेपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो जब ये पिटीशन फाइल करती हैं तो जो उनके सेकंड हस्बैंड है वो भी कोर्ट में एलिज करते हैं कि नहीं, मेरा तो इनके साथ मैरिज ही नहीं हुआ, मेरा तो इनके साथ मैरिज नल एंड वॉइड था, क्योंकि जब मेरा मैरिज इनके साथ हो रहा था तब ये जो वाइफ थी इनका फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट कर रहा था। फर्स्ट मैरिज कौन सा, जिसमें वाइफ ने चोर चिट्ठी दी थी, वो वाला मैरिज सबसिस्ट कर रहा था, क्योंकि इन्होंने डिवोर्स डिक्री नहीं ली थी। दैट मीन्स फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट कर रहा था और फर्स्ट मैरिज के सबसिस्टेंस में ही इन्होंने सेकंड मैरिज कर लिया। इसीलिए मेरा जो मैरिज है इनके साथ ये नल एंड वॉइड है, ये हस्बैंड क्लेम कर रहे हैं, जबकि वाइफ क्या क्लेम कर रही है, जुडिशियल सेपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये समझ में आया फैक्ट्स? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। तो अब कोर्ट ने, अब देखो, अब क्या क्वेश्चन है, कोर्ट ने देखा कि ये जो चोर चिट्ठी का कस्टम है ये सच में प्रिवेलेंट है या नहीं। अगर ये सच में प्रिवेलेंट होता तो डिवोर्स जो वाइफ ने डिवोर्स दिया था चिट्ठी के बेसिस पे वो एकदम वैलिड होता, क्योंकि कस्टम प्रिवेल करता है एचएमए पर, ठीक है। बट कस्टम हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये वाइफ है, ये जो एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाई कि ये कस्टम प्रिवेलेंट, दिस कस्टम वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड इन दिस केस। और ये भी स्टैब्लिश हो गया कि वहां डिवोर्स डिग्री तो उन्होंने कोर्ट से लिया नहीं था, ये कस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि फर्स्ट मैरिज ऑफ वाइफ वाज नॉट डिसॉल्व्ड
and hence it subsisted when she got married the second time. कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि क्योंकि कस्टम स्टैब्लिश नहीं हुआ, इन्होंने कोर्ट जाके प्रॉपर डिवोर्स डिक्री लिया नहीं था, इसका मतलब फर्स्ट मैरिज अभी भी सबसिस्ट कर रहा था, चल रहा था फर्स्ट मैरिज, और ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ फर्स्ट मैरिज जो वाइफ ने दोबारा शादी कर ली, एंड हेंस द सेकेंड मैरिज विल बी नल एंड वॉइड. ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 का कंक्लूजन ये है कि अगर फर्स्ट मैरिज अगर आपका डिसॉल्व नहीं है और कंटिन्यूएंस में है, तो आप जाकर सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सेकंड मैरिज आपका नल एंड वॉइड होगा, प्रोवाइडेड फर्स्ट मैरिज वैलिड मैरिज होना चाहिए. फर्स्ट मैरिज में वो सारे कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, प्रॉपर सॉल्वनाइजेशन होना चाहिए, तब जाकर आपका सेकंड मैरिज करते हो तो वो वैलिड वॉइड होगा. ठीक है. अब इसी सेम केस में दूसरा इशू ये रेज हुआ, वो वाइफ ने क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन और मेंटेनेंस मांगा था, अब बट जुडिशियल सेपरेशन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन तो वैलिड मैरिज में ही मिलता है, बट कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि मैरिज सेकंड हस्बैंड के साथ वॉइड है. तो अब कोर्ट आती है तो जुडिशियल सेपरेशन का प्रेयर उनका ग्रांट नहीं किया गया. सेकंड इशू था मेंटेनेंस का, कि क्या उनको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमेशा आया है. ठीक है. तो मेंटेनेंस का उन्होंने परमानेंट एलिमनी क्लेम किया था. परमानेंट एलिमनी का सेक्शन है सेक्शन 25. आप लोग सेक्शन 25 निकालो, मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ. हाँ, सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस. ठीक है. सारा नहीं पढ़ना है, इसके पास 2 ही लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट करती हूँ. एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट मे एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ एनी डिक्री, आप इसको ध्यान में रखना, एनी डिक्री. ठीक है. और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट. ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बस ये फर्स्ट लाइन पढ़ना. एनी कोर्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, ये परमानेंट एलिमनी ग्रांट कर सकती है. ठीक है. तो कोर्ट ने सेक्शन 25 को एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दिया. उन्होंने बोला कि सेक्शन 25 का पर्पस है डेस्टिट्यूशन प्रोहिबिट करना. डेस्टिट्यूशन मतलब जैसे वाइफ को, बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ को छोड़ देते हैं और वाइफ के पास कोई सपोर्ट करने के लिए होता नहीं है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डेस्टिट्यूशन वर्ड है. डेस्टिट्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 25 का पर्पस ही यही है कि डेस्टिट्यूशन प्रिवेंट करना. और अगर हम लोग इसके पासिंग ऑफ एनी डिक्री का इंटरप्रिटेशन करें, तो एनी डिक्री कुड बी एनी डिक्री. It could be decree of divorce, it could be decree of judicial separation, and also it could be decree of marriage being null and void. तो अगर कोर्ट ने null and void वाला डिक्री दे ही दिया है, तो उस डिक्री के बेसिस पे भी कोर्ट मेंटेनेंस दे सकता है. तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 25 का पर्पस है टू अवॉइड और प्रोहिबिट डेस्टिट्यूशन. ऑल्सो any decree will include decree of nullity of marriage as well, and giving maintenance cannot be restricted only to the decree of judicial separation or divorce. ये जो any decree है और maintenance का जो हम लोग ग्रांट देते हैं, ये बस decree of divorce या judicial separation पे ही restrict नहीं करना चाहिए, बल्कि it could be any decree, including decree of marriage declared null and void also. और इन्होंने कोर्ट ने यहाँ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया और बोला कि सेक्शन 25 का बेनिफिट विल बी गिवन टू द मैरिजेस, टू द वाइफ ऑफ द मैरिजेस व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. ये समझ में आया क्या? इवन इफ आपकी मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई हो, आप शायद वाइफ नहीं हो, ठीक है, वाइफ नहीं हो, बट स्टिल देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम मेंटेनेंस. यू कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर HMA or under 125 CRPC. Am I clear? Yes, madam. Yes, Okay. Any doubts? Yes, madam. Any doubts up till here? No, ma'am.
ओके ठीक है। अब सिमिलरली बायगामी समझने के लिए हम दूसरा केस समझते हैं, तो फिर आपको 5 क्लॉज 1 समझ में आ जाएगा। एक दूसरा केस था, अब केस का नाम लिख लीजिए, इट्स शिरोमणि जैन वर्सेस डॉक्टर अशोक कुमार जैन, 2017 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक वाइफ थी और एक डॉक्टर अशोक जैन थे। इन्होंने ये जैन रिलीजन से बिलोंग करते थे, और हमने सेक्शन 2 में पढ़ा है कि जैन विल बी इंक्लूडेड इन हिंदू, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 2 में। तो ये जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बट इन्होंने जैन टेम्पल में शादी करी एज हिंदू कस्टम। इन्होंने शादी करी, ठीक है, सब कुछ हो गया, मैरिज हो गया। फिर इनका एक सन हुआ आउट ऑफ द वेडलॉक। इसके बाद वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर, देयर इज अ पावर कट एट माय होम, एनीवे, सो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक आरसीआर की पिटीशन डाली सेक्शन 9 की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। ठीक है, उन्होंने पिटीशन डाली, बट वो पिटीशन डिसमिस हो गई, डिसमिस इन डिफॉल्ट। डिसमिस इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिसमिस इन डिफॉल्ट का मतलब आपने केस फाइल किया और आप अपीयर ही नहीं हुए, फॉर नॉन अपीयरेंस वो केस डिसमिस हो जाता है। ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑर्डर 9 रूल 1 एंड ऑर्डर 9 रूल 12 सीपीसी, ये आप लोग लिख लीजिए। ये सब रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑर्डर्स। डिसमिस इन डिफॉल्ट फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ, दैट इज ऑर्डर 9 रूल 1 एंड ऑर्डर 9 रूल 12। ओके, हाँ, तो इन्होंने आरसीआर की पिटीशन तो डाली कि वाइफ, आरसीआर की पिटीशन क्यों, कि वाइफ को बुलवाया जाए वापस, ठीक है, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, बट ये खुद ही अपीयर नहीं हुई एंड देयरफॉर इनका केस डिसमिस हो गया। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने जाके सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया विद सम ज्योति जैन, वही सेम जैन टेम्पल में जाकर प्रॉपर मैरिज सेरेमनी हिंदू कस्टम से। तो इनकी मैरिज हो गई दूसरी बार ज्योति के साथ, और जिनके साथ इनकी बेटी है एक 14 साल की, वॉट एवर, ठीक है, कोई इससे कोई मैटर नहीं करता। तो अब क्या हुआ, इन्होंने बेसिकली क्या किया, फर्स्ट वाइफ से विदाउट ऑब्टेनिंग डिग्री ऑफ डिवोर्स इन्होंने सेकंड मैरिज ज्योति से कर ली। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या हुआ, इनकी वाइफ ने एक पिटीशन डाला कि लेटर ऑन, हाँ ठीक है, हाँ, इसकी वाइफ ने पिटीशन डाला टू डिक्लेयर दिस मैरिज एज वॉइड एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 17। वॉइड क्योंकि ये सेकंड मैरिज था, और अगर आप बाइगमी करते हो तो वो पनिशेबल होता है सेक्शन 17 में, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी आपसे। तो इनकी वाइफ ने एक पिटीशन डाला इस मैरिज को डिक्लेयर करने के लिए वॉइड। तो डॉक्टर जैन ने क्या कंटेंशन दिया, डॉक्टर जैन ने ये कंटेंशन दिया कि फर्स्ट वाइफ के साथ तो कोई मैरिज ही नहीं हुई थी, फर्स्ट वाइफ के साथ मैरिज नहीं हुई थी, बस एक अग्रीमेंट हुआ था बस, और कोई मैरिज नहीं हुई थी, कोई प्रॉपर मैरिज नहीं हुआ था। लेकिन मेरी जो सेकंड वाइफ है ज्योति, मैंने उसके साथ ही प्रॉपर एक मैरिज करी है, तो मेरी फर्स्ट मैरिज तो वैसे भी नो मैरिज है, तो I should not be prosecuted under section 17. I should not be punished because it was not bigamy. ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, याद है जब डॉक्टर जैन ने अपने आरसीआर की पिटीशन डाली थी, तो आरसीआर की पिटीशन आप कब डालते हो, आरसीआर की पिटीशन आप तभी डालते हो जब आपकी वैलिड मैरिज है, आप चाहते हो कि आपकी गई हुई वाइफ वापस आ जाए। तो आपने उसमें एडमिट किया था कि हाँ मेरी वाइफ गई थी, आपकी वाइफ गई थी मतलब आपकी शादी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि डॉक्टर जैन ने अपने प्लीडिंग्स में बहुत जगह एडमिट किया है कि उनकी शादी फर्स्ट वाइफ से हुई थी, एंड देयरफॉर अब आपको ये पता है सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये डेट ऑफ सच मैरिज either party has a husband or wife living, the provision of section 494 and 495 IPC will apply। हाँ, तो सेक्शन आप ना बेराक में से लिख लीजिएगा कि सेक्शन 17 के पास ना स्टार मार्क डाल के आप लोग लिखिएगा दैट विल बी रेड विद 495 494 ऑफ आईपीसी, और सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 के पास में आप लोग क्रॉस मार्क देके सेक्शन रेड विद सेक्शन 17 भी रख लीजिए, रेड विद सेक्शन 17 सेक्शन 11 में वॉइड डिक्लेयर होगा, 17 में पनिशेबल होगा, और 17 में आने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि पनिशेबल कहाँ है, आईपीसी में। तो ये है इंटरलिंकिंग, ये आप लोग अपने बैराक में लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। 5 सब क्लॉज 1 के आगे आप लोग लिख लीजिए रेड विद सेक्शन 11, रेड विद सेक्शन 17।
11 में void डिक्लेयर होगा, 17 में पनिशेबल है, और 17 में भी पता चला कि 494 495 आईपीसी में पनिशेबल है. ओके, तो हाँ, तो marriage will be declared as void under section 17 by the reason of the fact that it was contracted while the first marriage was subsisting. ये कोर्ट ने हेल्ड किया था उस केस में, डॉक्टर अशोक जैन वाले केस में. मैं वही समझा रही हूँ, अभी केस खत्म नहीं हुआ है. तो that first marriage was subsisting, the case squarely falls within four corners of section 494, and thereby contracting second marriage, the accused incurs the penalty. ठीक है, कोर्ट ने सेक्शन 17 के दो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की है. फर्स्ट का इंग्रेडिएंट होगा कि मैरिज इज सोलमनाइज्ड आफ्टर 1955. यहाँ पे है ना, solemnized after commencement of this act. So this is the first condition of section 17 to be applied. ठीक है, कि मैरिज को सोलमनाइज होना चाहिए 18/5/1955 के बाद. सेकेंड, on the date of such marriage either party has a spouse living. अगर on the date of such marriage मतलब अगर आज हमारी मैरिज है और आज के दिन ही अगर आपकी दूसरी वाइफ भी जिंदा है, then your second marriage will be void. But if अगर आप आज आपकी मैरिज है और आज के दिन आपकी पहली वाइफ नहीं है दुनिया में, मान लो मर गई है, तो सेकंड मैरिज विल बी लीगली वैलिड. देयर वुड नॉट बी हैव बीन एनी प्रॉब्लम इन दैट केस. ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पे सोलमनाइज का मतलब भी डिस्कस किया. सोलमनाइज का मतलब, सोलमनाइज कहाँ दिखाया गया है? सोलमनाइज सेक्शन 7 में शो किया गया है. सेक्शन 7 टेल्स अबाउट सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज. सेक्शन 7 निकालिएगा. और मैंने आपको बोला था कि हिंदू मैरिज एक्ट में सोलमनाइजेशन एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आपको हर जगह सोलमनाइजेशन मिलेगा. विदाउट सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज तो पॉसिबल ही नहीं है. मैरिज वॉइड होगा, वॉइड एब इनिशियो. हाँ, सेरेमनीज, ये जो है ना सेक्शन 7, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, यही सोलमनाइजेशन की बात करता है. A Hindu marriage may be solemnized in accordance to the customary rites, ceremonies of either of the party. ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपको बस पढ़ा रही हूँ, ये अभी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. ये मैं आपको बस एक पासिंग रेफरेंस पे बता रही हूँ कि सोलमनाइजेशन इंपॉर्टेंट है. सोलमनाइजेशन मतलब क्या? टू सेलिब्रेट मैरिज with proper ceremonies or in due form. तो बेसिकली मैरिज सेलिब्रेशन करते हैं ना हम लोग, पार्टी नहीं. एक जो होता है ना, जैसे सप्तपदी एंड 7 फेरे आर टू डिफरेंट थिंग. सप्तपदी 7 स्टेप्स लेना और 7 फेरे में 7 राउंड्स होते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेप्स एंड राउंड्स. तो सप्तपदी, तो 7 स्टेप लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी है हिंदू मैरिज एक्ट में. तो ये चीज होने पर ही मैरिज को हम लोग सोलमनाइज कहेंगे. तो डॉक्टर अशोक जैन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 17 का इंग्रेडिएंट्स इंटरप्रेट किया. फिर उसके बाद उन्होंने इंटरप्रेट किया सोलमनाइज के बारे में. उन्होंने बताया कि सोलमनाइजेशन का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है. तो कोर्ट ने फिर ये बोला कि सेक्शन 17 रिक्वायर्स दैट मैरिज मस्ट बी प्रॉपरली सोलमनाइज्ड in the sense that necessary ceremonies is required by either by law or by custom. या तो लॉ के अकॉर्डिंग सेरेमनीज हो जाए या तो कस्टम के अकॉर्डिंग सेरेमनीज सेरेमनाइजेशन हो जाए. ये दोनों होने पर ही सेक्शन 17 अप्लाई करेगा. ये क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. यहाँ तक? ओके, ठीक है. तो अब मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट केस लॉ बता रही हूँ, दैट इज फ्रॉम झारखंड हाई कोर्ट. ये आप लोग अपने आंसर में साइड कर सकते हो. तो ये केस लॉ आप लोग लिख लीजिए. सानी चरिया देवी, सानी SANI, सानी चरिया, चरिया इज CHARIYA, देवी ओरेन ORAIN वर्सेस छाया देवी. ये अभी 30 मार्च 2022 का जजमेंट है. तो ये आप लोग साइड कर सकते हो जस्ट टू मेक योर आंसर मोर इम्प्रेसिव. ये आप लोग अपडेटेड हो नए केस लॉ से. हाँ, तो इसमें क्या था इसमें क्या था कि छाया देवी की शादी हो चुकी थी एक आदमी रूर सिंह के साथ. इनकी पहले शादी हो रखी थी, लेकिन क्या हुआ, रूर सिंह ने दोबारा जाके शादी करी ये सानी चिरैया देवी से. सानी, आई कॉल इट सानी.
ठीक है, इन्होंने सानी देवी से शादी करी स्पेशल मैरिज एक्ट पे। इसके बाद क्या हुआ, उनका रूर सिंह का डेथ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये सानी देवी है, इन्होंने एक केस फाइल किया किस चीज के लिए, टू क्लेम द पोस्ट डेथ बेनिफिट्स। एक डेथ बेनिफिट जो होता है ना, कि आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलता है फाइनेंशियल, वो क्लेम करने के लिए इन्होंने केस फाइल किया और इनके बच्चों ने साथ में मिलकर केस फाइल किया। सानी चिरैया और सानी देवी एंड उनके बच्चों ने मिलकर ये केस फाइल किया कि हमें जो डेथ बेनिफिट्स है रूर सिंह के वो मिल हमें। ओके, ये हो गया। तो छाया देवी जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने ये एप्लीकेशन अपोज किया कि नहीं, दिस मैरिज इज नॉट लीगल एंड इट्स नॉट वैलिड। तो और क्या था इस केस में कि रूर सिंह ने अपने सर्विस बुक में कोई भी नॉमिनी का नाम नहीं दिया था, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, ओके, उमाकांत क्लास रोल नंबर अटेंडेंस नहीं काउंट हो रहा है, बट एनीवे ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो सानी चिरैया है, ये अपने केस नहीं प्रूव कर पाई और कोर्ट ने डिक्लेयर तो कर दिया कि हाँ, आपका मैरिज वॉइड है, छाया देवी का मैरिज वैलिड है, ठीक है, आप सेकेंड वाइफ हो, आपने करिया, लेकिन ये मैरिज तो वॉइड ही है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि अब वॉइड मैरिज तो हो गया, सक्सेशन का क्वेश्चन था ये कि वॉइड मैरिज तो हो गया आपका, ठीक है, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, उनके जो 4 बच्चे थे वॉइड सेकंड वाइफ के साथ, वॉइड मैरिज वाली वाइफ के साथ, उनके जो 4 बच्चे हैं, क्या उनको सक्सेशन में उनको शेयर मिलना चाहिए, और क्या सानी चरियन को भी शेयर मिलना चाहिए सक्सेशन में? आप लोगों को क्या लगता है इस चीज में? हमने पढ़ रखा है ये। मिलना चाहिए मैम। एंड रीजन आल्सो गिव मी द रीजन। मैम पहला का सेक्शन बच्चा 17 में नहीं था मैम। सेक्शन 17 में अभी आप बताइए पहला का बच्चा मैम, सेक्शन 17 में डिग्री जो है, अगर वो वॉइड भी है फिर भी उसको मेंटेनेंस या एलिमनी मिलना चाहिए मैम। यहाँ पे मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सक्सेशन की बात हो रही है। आप हस्बैंड के शेयर में वाइफ की प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ की शेयर, ये मैडम इसमें मैडम सेकंड वाइफ लायबल नहीं होगी, बट उनके बच्चे जो है सेकंड मैरिज के वो लायबल होंगे, एंटाइटल होगा। आप देखो, हम लोग को एक बात सीखना पड़ेगा, वर्ड्स का प्रॉपर यूज। लाइबिलिटी नहीं होता है, ये इंटाइटलमेंट होता है, ठीक है। ओके, तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि देखो, छाया तो प्रॉपर लीगली वेडेड वाइफ थी, छाया को एक शेयर तो प्रॉपर मिलेगा ही, और जो उनके बच्चे हैं, जो वॉइड मैरिज वाली वाइफ के साथ जो बच्चे थे, हमने सेक्शन 16 में ये पढ़ा था कि अगर मैरिज वॉइड हो चाहे वॉइडेबल हो, बच्चे आपके लेजिटिमेट होंगे, तो लेजिटिमेट चिल्ड्रन को तो वैसे भी शेयर मिलता है, तो बच्चों को भी शेयर मिलेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात है सक्सेशन में कि जो वॉइड मैरिज वाली वाइफ थी सानी चरियन, उसको सक्सेशन में शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो नो मैम। कोर्ट ने ये अब हेल्ड किया कि कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ठीक है, आप वॉइड मैरिज, आपका वॉइड मैरिज है, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज तो हुआ था। ये झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है कि ठीक है, ये बहुत ही इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट है कि मैरिज जो सानी चरियन का था वो स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ था, और ये तो इंडिस्प्यूटेबल है ना, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हाँ, मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में हुआ था, वो बाद में जाकर वॉइड डिक्लेयर हो गया। बट ये तो इंडिस्प्यूटेबल है कि उनका स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर उनका मैरिज हुआ था, और उससे उनके 3 बच्चे भी हैं। दो शी इज नॉट नेम्ड इन सर्विस लिस्ट, it will be inequitable to deny her any share in retiral benefits of the deceased. तो कोर्ट ने इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के प्रिंसिपल के बेसिस पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि बहुत ही इनइक्विटेबल हो जाएगा ये अगर हम इस सेकंड मैरिज वाली वाइफ को शेयर ना दे, ठीक है। तो कोर्ट ने इस केस में सानी चिरैन को भी 10% शेयर दिया, rest other the shares were given to Chaya Devi and the major portion were given to Chaya Devi and the children, but 10% share equity की बेसिस पे सानी चिरैन को भी दिया गया। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो देखो, अब कोर्ट का
अब जो हम लोग देखते हैं जो कोर्ट का न्यू अप्रोच है वो किस तरफ है ज्यादातर, वो है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो कोर्ट अब बहुत ही इक्विटेबल अप्रोच लेता है, बहुत ही इक्विटेबल अप्रोच लेता है, बैलेंस्ड अप्रोच लेता है केसेस डिसाइड करने में। तो देयर कैन नॉट बी एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा। तो कोर्ट सारा बैलेंस को, सारे फैक्ट्स को अप्रेज करता है, और कोर्ट डज बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट कि दोनों पार्टी को हार्म ना हो। एंड ऑन दिस बेसिस, ऑन द बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बेसिस, कोर्ट ने सानी चिरेन को, जो हु वाज द वाइफ ऑफ वॉइड मैरिज, उनको भी सक्सेशन में एक हिस्सा दिया। यहाँ तक आई होप क्लियर हो सबको। यस मैम। Yes, So ma'am. Yes, ma'am. you guys want some dictation on this topic, then मैं dictation provide कर दूंगी, otherwise I'll carry on. मैम, सानी चिरैया का अगर कोई बच्चा चाइल्ड नहीं होता, उस केस में क्या उसको मिलता? फिर ये तो कोर्ट के जुडिशियल प्रूडेंस पे, कोर्ट पे जुडिशियल माइंड में है। मेरा डिसीजन कोर्ट के डिसीजन से अलग हो सकता है। देखो, फैक्ट्स बदलोगे आपका जजमेंट बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। फैक्ट्स में हल्का सा भी चेंजेस जजमेंट में चेंज ला सकता है। तो क्या पता उसमें कोर्ट नहीं देती शायद, या देती, ऑफ कोर्स देती। अगर आप अब बहुत टाइम से उनके साथ रह रहे हो, फर्स्ट वाइफ नहीं रह रही है, काफी टाइम से उनके साथ रह रही थी, तो इक्विटी के बेसिस पे दिया जा सकता है, व्हाई नॉट। ओके, Yes, ma'am. चलो आप लोग को मैं इसमें थोड़ा सा डिक्टेशन दे देती हूँ ताकि आप लोग को ये शॉर्ट नोट ऐसा कुछ आप लोग क्लियर है ब्रीफ में। सेक्शन 5 पर आप लोग लिख लो। सेक्शन 5 सब क्लास 1 talks about monogamy, that promotes monogamy. अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दो मैरिज हो रही है ना, फर्स्ट मैरिज वाली वाइफ है, फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट कर रहा है, फर्स्ट मैरिज वाली वाइफ ने बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ, तुम जाकर दूसरी शादी कर लो। तो अब क्या ये मैरिज वॉइड है या वॉइडेबल है या वैलिड है? आईडी होगा मैम। हाँ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट वाइफ कंसेंट कि हाँ तुम जाके शादी कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपकी सेकंड मैरिज वॉइड ही होगी, चाहे आपकी फर्स्ट वाइफ ने कंसेंट दे दिया हो, डजंट मैटर, द सेकंड मैरिज विल बी वॉइड। ओके, तो आप लोग लिखो। हाँ, तो सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट मोनोगैमी। Monogamy means that one person is permitted to have, monogamy means that one person is permitted to have only one wife or husband at a time. देखो सारा वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। permitted to have only one wife or one husband at a time, एक टाइम पे एक ही। Okay, the conditions laid down in this clause for a valid marriage, the conditions laid down in this clause for a valid marriage is one of those condition, if one of those condition contravention of which, या violation, कुछ भी violation of or contravention of which would make the marriage void, contravention of which, अगर उस condition का violation या contravention करते हो तो the contravention of which would make the marriage void under section 11 of the act. Section 17 would further render the offending party. Section 17 would further render the offending party liable for prosecution under section 494, 495 of IPC.
इसमें केस लिख लीजिए, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट्स अ लैंडमार्क केस, आप लोग साइट कर सकते हो, 1995 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या मैम हुआ था, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसके फैक्ट्स हमेशा आते हैं एज अ क्वेश्चन। इसके फैक्ट्स क्या है कि एक हिंदू मैन है, एक हिंदू वुमेन है, हिंदू मैन और हिंदू वुमेन ने शादी कर ली आपस में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हिंदू मैन ने कन्वर्ट कर लिया इस्लाम में, इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट होगा और पनिशेबल होगा? यस मैम। हाँ एग्जैक्टली होगा। तो हाँ लिखिए, वही सेम चीज, ये सेम केस है, ये सरला मुदगल का केस है, ये हमेशा आता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी लॉ एग्जाम, ये इसके फैक्ट्स हमेशा आते हैं हम ऐसे। तो इन सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द बाइगेमी वाज इन क्वेश्चन, the bigamy was in question, the husband already married under Hindu law, the husband already married under Hindu law, comma, later converted to Islam, later converted to Islam and solemnized a second marriage under Muslim law. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट held that the second marriage would be क्या? Islam and solemnize. Bottom line. मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। The husband already married under Hindu law, comma, and later converted to Islam and solemnized a second marriage under Muslim law. ठीक है, next sentence, the Supreme Court held that the second marriage would be invalid because until and unless the first marriage is dissolved, until and unless the first marriage is dissolved by a decree, the first marriage is dissolved by a decree under HMA, the second marriage during the subsistence of first one, the second marriage during the subsistence of first one would be in violation of Hindu Marriage Act, would be in violation of Hindu Marriage Act, which strictly promotes monogamy. ये क्लियर है? यस। ओके, ऑल क्लियर? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग को मैं समझाती हूँ। तो ओके, हाँ ये भी आप लोग लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। The spouse of first marriage, the spouse of first marriage has no right the spouse of first marriage has no right to file a petition for nullity. The spouse of first marriage has no right to file a petition for nullity. Though it seems that he or she can file a declaratory suit to that effect, he or she can file a declaratory suit to that effect.
under section 34 of SRA. ठीक है मैम अंडर सेक्शन क्या बोली? under section 34 of Specific Relief Act, SRA, Specific Relief Act 1963. ठीक है, next paragraph. Under the matrimonial law, the spouse of first marriage, under the matrimonial law, comma, the spouse of first marriage may sue for dissolution on the ground that the other party is living in adultery. On the ground that the other party is living in adultery. अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये क्या डिस्कस कर रहा है? ये डिस्कस कर रहा है राइट्स अवेलेबल टू द वाइफ ऑफ फर्स्ट मैरिज. अगर सेकंड मैरिज उसके हस्बैंड, कोई भी वाइफ या हस्बैंड ने अगर सेकंड मैरिज कर लिया है तो अदर पार्टी को, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, उसको राइट्स क्या मिलता है. तो जो फर्स्ट मैरिज की वाइफ है वो जाकर जो हस्बैंड और जो वाइफ सेकंड है उनका मैरिज जाके नल वॉइड नहीं कर सकती है, लेकिन वो कोर्ट पे जाके ये डिक्लेयर करा सकती है. एक मैरिज नल एंड वॉइड करना और मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना ये दो अलग चीज है. ठीक है, तो मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है एसआरए में जाकर, बट एचएमए में जाकर मैरिज को नल एंड वॉइड खुद ही नहीं बना सकती. वो नहीं बन सकता क्योंकि मैरिज को नल एंड वॉइड के लिए, मैरिज को नल एंड वॉइड बनाने के लिए एप्लीकेशन किसका लगता है? आइदर पार्टी टू द मैरिज. सेक्शन 11 में आप जाओगे तो ये लिखा होगा कि सेक्शन 11 में आपको बता देती हूँ पढ़कर. सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज की बात की गई है. तो इसमें ये लिखता है कि अगर किसी भी पार्टी को, अगर किसी को भी any marriage solemnized after the commencement of the act shall be null and void on a petition presented by either party to the marriage. तो क्योंकि वाइफ वन सेकेंड मैरिज की पार्टी नहीं थी, इसीलिए she cannot go under HMA to declare the marriage is null and void. Rather, what relief she has is that she can go under SRA and she can file a petition. She can file a suit there under section 34 to declare null and void. ये समझ में आया? This is a very important point. I'm telling you. ये समझ में आया? Yes, ma'am. फर्स्ट राइट कि एचएमए में ना जाकर आप एसआरए में चले जाओ, एसआरए में आप डिक्लेयर करा लो सिंस दिस इज अ सेकंड मैरिज इट शुड बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. फर्स्ट रिलीफ ये है. सेकंड क्या है कि हाँ, सेकंड एचएमए में क्या रिलीफ ले सकती है? वो एचएमए में इतना ही रिलीफ ले सकती है कि आप डिवोर्स ले सकती है ऑन द ग्राउंड कि ये अडल्ट्री है. ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. अब एक बहुत 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अडल्ट्री पर लेकर. आप लोगों को पता है अडल्ट्री इज नो मोर अ पीनल ऑफेंस. अडल्ट्री इज नो मोर एन ऑफेंस बेसिकली, नो मोर अ पीनल एक्ट. अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था विद जजमेंट. इंडिया पंकज जी को मूट कीजिए. पंकज जी को मूट कीजिए. मैम थोड़ा आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी. अच्छा एक सेकेंड. हाँ, तो जो जजमेंट था जिसने अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके दिया था 2018 में, वो था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट. ये तो लैंडमार्क जजमेंट है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच जजमेंट टॉक्ड अबाउट अडल्ट्री और विच जजमेंट डिक्लेयर्ड अडल्ट्री इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में. ये AIBE में भी डायरेक्ट आता है. इसका क्या नाम था? जोसेफ
JOSEPH, Joseph Shine, SHINE versus Union of India 2018 सुप्रीम कोर्ट। तो अडल्ट्री अब पीनल अब ऑफेंस नहीं है, पीनल एक्ट नहीं है, बट अडल्ट्री की वजह से आप डिवोर्स ले सकते हो। डिवोर्स के लिए अभी भी ग्राउंड है, बट इट्स नो मोर अ पीनल एक्ट। Okay, अब we can move to the second condition of valid marriage. Section 5. Section 5. Section 5 subclause 2. I'll read it for you. So at the time of marriage, neither party A is incapable of giving valid consent to it in consequence of unsoundness of mind. Okay. B, though capable of giving valid consent, has been suffering from mental disorder of such kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of child. Okay. C, has been subject to recurrent attack of insanity. Okay, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले एक ब्रॉड समझा देती हूँ क्या बात कर रहा है। बेसिकली ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसेनिटी, इन दोनों चीज की बात कर रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अभी भी द मेन एम ऑफ हिंदू मैरिज इज प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। तो जो आप सेकंड क्लॉज देख रहे हो, बी क्लॉज देख रहे हो, आप भले आप कंसेंट दे रहे हो, बट आपका मेंटल कंडीशन वैसा है ही नहीं कि आप चाइल्ड प्रोक्रिएट कर पाओ। तो hence your marriage will be voidable. Though it will not be void, but it will be voidable. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको कैसे। आवाज नहीं आ रहा मैडम। मैम का आवाज ही नहीं आ रहा है। अरे कुछ बोलेंगे तब ना आएगा। अभिषेक जी, अभिषेक जी, टाइम ऑफ हो गया। नहीं टाइम ऑफ नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो फिर से ज्वाइन कर लेंगे वो। हाँ, yes I'm back। okay, हाँ, तो 5 clause 2 clause A ऐसा कुछ बहुत सिंपल है कि नीदर पार्टी, दोनों में से कोई भी एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर मैरिज से पहले आप इंसेन थे और ये आपकी वाइफ को पता था, आपने छुपाया नहीं है ये फैक्ट, तो योर मैरिज विल बी परफेक्टली वैलिड। बट अगर मैरिज के टाइम पर या मैरिज से पहले आप इंसेन हो बट आपने ये कंसील कर रखा है फैक्ट, ठीक है, तो दिस मैरिज विल बी वॉइडेबल। ओके, एट द इंस्टेंस ऑफ अग्रीड पार्टी। बट स्पेशल मैरिज एक्ट में ये मैरिज तो वॉइड ही होता है। ठीक है, बी हम लोग पढ़ते हैं। Though capable of giving valid consent, has been suffering from mental disorder of such kind or to such extent as to be unfit for marriage and procreation of child. Okay, इसमें क्या what do you mean by unfit for marriage? Anyone? ओके, अनफिट का अब बताती हूँ। एक केस था अलका वर्सेस अविनाश। मैं बस ये एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि अनफिट ऑफ मैरिज क्या होता है बता रही हूँ। तो एक केस था अलका वर्सेस अविनाश। ठीक है, इसमें क्या था, जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती थी, ना किचन में ना किसी काम में। आई थिंक माय स्क्रीन गॉट ऑफ। हाँ, ओके फाइन।
तो वो अपने हस्बैंड को किसी चीज में कॉपरेट नहीं करती थी, ना किचन में, ना घर में, ना मैरिटल इंटरकोर्स में। वो उसको मैरिटल इंटरकोर्स का मतलब नहीं समझ में आता था। तो हस्बैंड को बहुत हार्डशिप और मेंटल ट्रॉमा हुआ। तो इसमें बेसिकली वाइफ वाज फुली इनकेपेबल ऑफ मेंटेनिंग द किचन एंड होम and the children's also. No, so there was no children. Sorry, there were no children. In the house, they were there were husband's parents, the wife, and the husband. But the wife was incapable of maintaining the entire home, taking care of the parents, and she doesn't know the meaning of sexual intercourse. तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि वाइफ इज अनफिट फॉर मैरिज। तो आप एक केस लिख लीजिए, ये केस सब साइड करते हैं, बेसिकली इंग्लिश केस है, आप लोग लिख लीजिए। इसमें अनफिट फॉर मैरिज को इंटरप्रेट किया गया है कि होता क्या है। तो केस का नाम है बेनेट वर्सेस बेनेट, BENNE Bennett versus Bennett, same spelling, BENNETT. Court observed that in ascertaining whether a person is unfit for marriage, the question to be posed is, क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? The question to be posed is this person capable for living? Is this person capable for living in a married state? Is this person capable for living in a married state or carrying out ordinary duties and obligation of marriage? Is this person capable for living in a married state or carrying out ordinary duties and obligation of marriage? कोई भी मैरिज, बस इतना ही था। तो कोई भी मैरिज में आने के बाद you have to fulfill your marital obligation, both the parties. And अगर आप लोग marital obligation fulfill नहीं करते हो और आपको उसका मतलब ही नहीं पता, ठीक है, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया। तो आपको पहला यही क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो पर्सन इज केपेबल फॉर लिविंग इन अ मैरिड स्टेट, और क्या उनको पता है कि मैरिटल ऑब्लिगेशन होता क्या है। अगर नहीं, दैट मींस दैट पर्सन इज अनफिट फॉर मैरिज। ठीक है, अब सेक्शन सी हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी। उनको बार बार दिमाग के दौरे आते हैं, इंसेनिटी के दौरे आते हैं। तो इन सब चीजों में मैरिज क्या है, वॉइडेबल है। ये कहाँ दिया हुआ है, अगेन आप लोग साइड में लिख लो, सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 शैल बी रेड विद सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। वहां जाके ये वॉइडेबल डिक्लेयर होता है। ओके, तो अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर ये सब कंडीशन है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि मैरिज विल बी वॉइडेबल। वो कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। अब सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी खोलते हैं हम लोग। सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, एक चार्ट होगा जिसके पास यूनिवर्सल की बेल एक्ट है, मेरे पास वही है, मैं आपको शो कर रही हूँ। तो एक चार्ट होगा, तो उसमें बी, हाँ बी देख लेना। पहले तो सेक्शन 12 पढ़ लो। Any marriage solemnized, whether before or after commencement of this act, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity if any of the following grounds. ठीक है, तो हमारा जो ग्राउंड था वो दिया है सेक्शन बी में, सब क्लॉज बी में, that the marriage is in contravention of the conditions specified in clause 2 of section 5. तो या तो आप अनसाउंड है, या तो इनसेन है, या तो आपका जो कंसेंट, आप कंसेंट देने के लायक नहीं है, मतलब स्थिति में नहीं है, लायक नहीं, सॉरी आप स्थिति में नहीं है, तो दैट मीन्स आपका मैरिज वॉइडेबल है एंड यू कैन गो इन द कोर्ट एंड डिक्लेयर योर मैरिज एज annul your marriage under section 12 of the act. ओके, इसमें मैंने आपको एक केस बता दिया, बेनेट वर्सेस बेनेट। इज दिस क्लियर? यस मैम। अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? I'll tell you something then. नो मैम। यस मैम।
Is my screen visible? Is the chart visible to you guys? No, no, ma'am. No, ma'am. No, no. Okay. Let me just try. Is it now visible? No. No, ma'am. No, ma'am. Hold. Just give me 1 minute. Okay, ma'am. Is it now visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. I'll Yes, just. ma'am. Okay, okay. I'll just show you. हाँ, ये चीजें समझना इम्पोर्टेंट है. दिख रहा है, ये क्लियर है? मैं इसको Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ये पढ़ना, ये पॉइंट. Once voidable marriage annulled by decree of annulment under section 12, the decree will be effective retrospectively, that is from the date of marriage. Retrospective का मतलब पीछे से. For example, नीचे एक डायग्राम है. A and B they are married on 1st 2022. ठीक है. अब इन्होंने अनल करा लिया अपना मैरिज बाय डिक्री. कब कराया? 1/1/24 को. तो ये माना जाएगा, डिक्री इफेक्टिव कब से मानी जाएगी? डिक्री विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, कि उस दिन से शादी हुई ही नहीं थी, ऐसी कोई शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है इस डिक्री का. तो ये एक छोटा टेक्निकल पॉइंट था, ये आपको समझना जरूरी था. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. रेट्रोस्पेक्टिव का ये होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का ये मतलब होता है, ये पीछे से डेट बैक होता है बेसिकली. ठीक है. एक डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक होता है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक में क्या होता है कि आपकी जो बेसिकली, अगर हम लोग इसमें देखें कि ये जो इफेक्टिवनेस का डेट है ये पीछे जा रहा है, तो इसको ही बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक. तो इस डिक्री में क्या होगा? इस डिक्री का रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि ये शादी कभी हुई नहीं थी. ये दिस शादी वाज वॉइड सिंस द इंसेप्शन. ओके. बट हमें ये पता है कि वॉइड मैरिज के बाद भी या वॉइडेबल मैरिज के बाद भी जो बच्चे होते हैं दैट दे आर कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट अंडर सेक्शन 17, राइट? तो आप लोग लेकिन थोड़ा वॉइडेबल मैरिज के बारे में भी लिख लीजिए कि वॉइडेबल मैरिज में शॉर्ट नोट आता है. I'll tell you what is voidable marriage. Then you may please write. Voidable marriage is a perfectly valid marriage. Voidable marriage is a perfectly valid marriage as long as it is not avoided. जब तक आप जाके दोगे नहीं कोर्ट में पिटिशन, तब तक आपकी मैरिज void डिक्लेयर कैसे होगी? अवॉइडेबल. So as long as it is not avoided, it is a perfectly valid marriage. And it can be avoided only by the petition filed by, it can be avoided only by the petition filed by any one of the parties to the marriage. Okay. Once voidable marriage is annulled, the decree is given retrospective effect. Once the voidable marriage is annulled, the decree is given retrospective effect from the date of marriage. And the marriage will be deemed to be void. Marriage will be deemed to be void for all purposes since its inception. Marriage will be deemed to be void for all purposes since its inception. However, the children born out of voidable marriage will be deemed to have been legitimate children under section 16.
ओके ओके मैम। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रैप अप करें। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास से थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, स्माइल प्लेजर। Thank you, नेक्स्ट क्लास से हम लोग 5 सब आप लोग एक बार सेक्शन 5 को अच्छे से पढ़कर आइएगा। सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12, 16, 17, मेंटेनेंस 25, 24, तो फिर क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 5 से। ओके मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much. Ma'am, it is my humble request. Can you please continue every day 1 hour? I am also ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए। हाँ, हमने उनको Okay, रिक्वेस्ट किया है कि जब जब उनको समय मिले, क्योंकि उनको खुद भी पढ़ाई करना है और खुद भी कुछ कमिटमेंट्स हैं उनके, है ना, तो उसी में से वो कुछ समय निकाल करके आप लोगों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो Okay, sir. We can understood. Thank you. प्रयास कर रहे हैं कि वीक में एक से ज्यादा बार क्लास ले लें, है ना। you can definitely try frequency बढ़ाने का। Yes. Okay, sir. Thank you. Okay, ma'am. ओके वीकली सपोर्ट। Go down. No, that is great. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। चलिए, very nice. By the very fact that the participants are requesting you to take more classes Yes, sir. is by itself a testimony that shows how popular your class has become. Thank you, sir. It's very satisfying. It's very Indeed, good. sir. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, Trishi. Thank you, everyone. Take care. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Bye all. Bye all. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.